कक्षा 10 कक्षा 10 के एनसीईआरटी यूनिट फर्स्ट कौन सी है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हमको क्या समझना है? सबसे पहले समझना है हमको रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया आपने देखी है कहीं? आपने आसपास विज्ञान है जो हमारे आसपास है, जितना भी है कुछ विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान होती क्या है? जो आसपास जो घटना घट रही है उनको ऑब्जर्व करके हम नोट कर लेते हैं कि भाई इस प्रकार से ये होगा। जैसे पानी की टेंडेंसी क्या है कि वो अधिकतर ऊंचाई से नीचाई की ओर बहेगा, ठीक है ना। वायु की टेंडेंसी क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर बहेगी। तो क्या ये एक बार इनको ऑब्जर्व कर लिया, यही तो विज्ञान है। फिर वो उसी प्रकार गति करेगा। पानी हमेशा ऐसे ही तो बहेगा कि ऊपर से नीचे की ओर बहेगा, यही विज्ञान है। अब विज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। विज्ञान के अंदर क्या आती है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आपने देखी है कहीं? रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें एक पदार्थ और एक दो पदार्थ, कोई दो पदार्थ हैं या तीन पदार्थ हैं, कोई एक या एक से अधिक पदार्थ, कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसके गुणधर्म उसके समान भी हो सकते हैं और उससे भिन्न भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि समान ही हो, ये जरूरी नहीं है कि भिन्न ही हो, ठीक है ना। उन दोनों से गुणधर्म समानता भी रख सकते हैं और भिन्नता भी रख सकते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा ये होगी, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक अन्य पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये अपनी हो गई नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। और अपनी किस प्रकार से अगर अपनी विज्ञान की भाषा में बोला जाए तो विज्ञान की भाषा में जो पहले उत्पाद जो क्रिया करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और बाद में बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। कोई चीज अभिक्रिया करेगी उसके बाद ही तो कोई प्रोडक्ट प्राप्त होगा, उत्पाद उसके बाद ही तो प्राप्त होगा। तो अभिकारक क्या होते हैं? सबसे पहले हम अभिकारकों को समझते हैं। अभिकारक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद जो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, जो चीज हमें प्राप्त होती है वो किसके रूप में प्राप्त होती है? उत्पाद के रूप में प्राप्त। एक क्या होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। अभिकारक अपन की साइंस के रूप में इसकी परिभाषा क्या है? साइंस के रूप में परिभाषा हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक जब क्रिया करते हैं तो एक अन्य पदार्थ का निर्माण होता है। जो पदार्थ बनेगा वही तो क्या कहलाएगा? उत्पाद। इसका मतलब क्या हुआ? अभिकारक यहां पे क्रिया करेंगे, अभिकारक क्रिया करेंगे तो बनेगा क्या? उत्पाद। उत्पाद का निर्माण होगा कि नहीं होगा? अभिकारक क्रिया करेंगे तो अभिकारक क्या हुए? वे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। उत्पाद कौन से कहलाते हैं? उत्पाद वे कहलाते हैं जो अभिक्रिया करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? उत्पाद। या बोल सकते हो यहां पे कोई भी चीज आएगी वो क्या कहलाएगी? उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक क्या डाला गया? मतलब इसमें अभिक्रिया कराने के लिए और क्या चीज डाली गई? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे अपन की जंग लगती है लोहे में। सबने देखा है जंग लगते हुए लोहे में। तो जंग लगते हुए लोहे में किस प्रकार से जंग लगती है? क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? लोहे की जरूरत पड़ती है, लोहे की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है, और किसकी जरूरत पड़ती है? जल की जरूरत पड़ती है। तब क्या बनता है? Fe3O4, ठीक है। Fe3O4 प्लस H2O। ये क्या है? जंग का सूत्र है, लगा लोहा। आया समझ में? Fe प्लस O प्लस H2O। तो अभिकारक क्या होगा? यहाँ पे लोहा अभिकारक हो गया, ऑक्सीजन अभिकारक हो गई, H2O जल अभिकारक हो गया। उत्पाद में क्या प्राप्त हुई हमें? जंग। FeO4 प्लस H2O। ये आपके क्लियर हुआ यहां तक? अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गए। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या कहलाता? रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक समीकरण वे समीकरण होती हैं जिनमें दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक
क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, वे क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम Mg प्लस O2, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो MgO प्राप्त हुआ, MgO प्राप्त हुआ, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ हमको, मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से क्रिया आई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। एक छोटी छोटी चीजें उनको मैं आपको लगा देता हूं इसके बेसिक में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है उसको मैं आपको बताता हूं। जब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, जितने परमाणु अभिकारक के उतने ही परमाणु उत्पाद के होंगे, तो वह क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। जैसे H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O, जल बना। बना कि नहीं बना जल? यहां पे हाइड्रोजन दो, उत्पाद में क्या, अभिकारक में क्या हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हाइड्रोजन कितनी है? दो। ऑक्सीजन कितनी है? एक, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, इसका मतलब तो गड़बड़, यहाँ पे दो है, एक है, इसका मतलब यहाँ पे भी परमाणु समान होने चाहिए। ये दो परमाणु है, हाइड्रोजन के नीचे लगा हुआ था दो, ऑक्सीजन नीचे लगा हुआ, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के दो परमाणु। इसका मतलब क्या हुआ? इसको क्या करना है हमको? दो करना है। दो करना है तो इसको दो से गुणा कर दें, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? चार। इसके कितने हो गए? दो हो गए, यहां तक दो। ऑक्सीजन कितने हो गए? दो, संतुष्ट हो गए। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे दो, लेकिन ये कितने आ गए? चार। इसका मतलब हम इसको भी दो से गुणा कर दें, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए? चार। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु कितने हो गए? दो, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए? चार। हाइड्रोजन परमाणु चार, ऑक्सीजन परमाणु दो, तो इस रासायनिक समीकरण क्या हो गई? संतुलित। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। क्यों? इससे हमको पता लग जाता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कितने अभिकारक के परमाणु अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। मैं इसकी परिभाषा लिखाता हूं। भय समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे हमने अभी उदाहरण इससे पहले में पढ़ा था, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? MgO। यहां पे MgO प्राप्त हुआ। ये रासायनिक समीकरण संतुलित उत्पाद में देखते हैं, परिभाषा का अभिकारकों के परमाणु, मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन के दो, उत्पाद में मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन का एक। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक परमाणु कम है। परमाणु कम है तो हम किससे गुणा करेंगे? दो करने के लिए, यहाँ पे दो है तो यहाँ दो करने के लिए किससे गुणा करेंगे? दो से। कर दिया दो से गुणा, तो ये कितना हो गया? दो। और ये मैग्नीशियम का दो हो गया, ये दो हो गया, इसके दो हो गए, इसके दो हो गए, ऑक्सीजन के तो दो हो गए, लेकिन मैग्नीशियम का क्या? एक। तो एक को अपन को दो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो से गुणा करना पड़ेगा। दो से गुणा कर देंगे तो रासायनिक समीकरण संतुलित हुई क्या नहीं हुई? हो गए रासायनिक समीकरण संतुलित। अब हम और देखते हैं, रब कर दो उसको। देखो, एक और देखो आप,
जैसे प्रकाश संश्लेषण विधि पढ़ी है आपने, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जो हमको अब एक चीज बताओ, चलो ठीक है तुमको एक चीज और पूछता हूँ, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो पौधे होते हैं ना, उन पे प्रकाश की किरणें पड़ती है, प्रकाश की किरणें से उनकी पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, क्लोरोफिल, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण के जल से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होती है? अभिक्रिया होती है, जिसमें हमें क्या प्राप्त होता है? पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और वे खुद के लिए क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है ना? आया आपके? एक समीकरण को और हम संतुलित करते हैं, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। पहले तो ये समझना कि किसकी समीकरण है, क्या है यहाँ पे? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्लस क्लोरोफिल के नीचे क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब देखो यहां पे क्या प्राप्त हुआ हमको? C6 ग्लूकोज, C6H12O6 क्या प्राप्त हुआ? ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद क्या प्राप्त हुआ हमको? ऑक्सीजन O2 प्लस क्या प्राप्त हुआ? जल। यहां तक क्लियर हो गया आपका ये? C6H12O6 O2 प्लस H2O। ये किसका है ये समीकरण? आप देख पा रहे हो इसको, समीकरण को? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहां होती है? पौधों की पत्तियों में, पौधे की पत्तियों में, पौधे की पत्तियों में क्या होती है? क्लोरोफिल। ये हो गया सूर्य का प्रकाश। CO2 प्लस H2O क्या बनेगा? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है? ऊर्जा देता है हमको, ऊर्जा हमको देता है, हमारा पेड़ पौधों को देता है। पेड़ पौधों को ऊर्जा के लिए आवश्यकता होती है, उसमें भी सभी क्रिया होती है, श्वसन, उत्सर्जन, सब चीज क्रिया। तो सब चीज के लिए क्या, जो किसकी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो ऊर्जा तो यहां से प्राप्त हो जाएगी। ये ऑक्सीजन हो गई, फिर H2 हो गया। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पौधे की प्राप्त। अब देखो ये रासायनिक समीकरण हो गई, ये किसकी है? सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसकी समीकरण है। इसमें हमको क्या करना है? इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो यहां पे कितना लिखा हुआ है? C। अब देखते हैं, जैसे आयरन की क्रिया कराई Fe प्लस O2 प्लस H2O, जंग का सूत्र बताया था, क्या था? Fe3O4 प्लस H2O। इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है? हमको संतुलित करना है। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे आयरन के कितने परमाणु हैं? एक। यहाँ कितने? 3। तो यहाँ हमको 3 करने पड़ेंगे, कर दिए 3। किसी को दिक्कत? यहाँ पे 3 हो गए इसके परमाणु, इसके ही परमाणु 3 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2। और यहाँ पे कितना? 1, 3 है। यहाँ पे कितने? 4 और 1 5। ये हुआ क्लियर? ठीक है ना? 4 और 1 5। अब एक चीज बताओ, यदि हम इधर की तरफ चेंज कर देते हैं इस वाले में, तो ये आयरन का परमाणु विपरीत हो जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? अगर हम 3 वाले में इसी में चेंज कर देंगे, इस वाले में जैसे चेंज कर दिया मैंने, इस जगह पे लग दिया कितना? यहाँ पे कितना है? 2 और 1 3, 3 है। यहाँ पे कितना है? 4 और 1 5। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन कितना लगा दें? यहां पे लगा दिया हमने कितना? 2 लगा दिया। इस जगह पे 2 लगा दिया तो ये 4 हो गए। 2 गुणा 2 4। ऑक्सीजन कितने? 5 हो गए। यहाँ पे कितना है? 4 और 1 5। हाइड्रोजन कितनी है? 2। हाइड्रोजन 2, तो संतुलित हो गई समीकरण। आयरन के परमाणु कितने हो गए? 3। आयरन के परमाणु 3। ऑक्सीजन के कुल परमाणु कितने? 4 और 1 5। इधर कितने? 4 और 1 5। कोई से हो कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हाइड्रोजन के परमाणु कितने? 2। तो हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पे भी कितने हो गए? 2।
आ गए समझ में? रासायनिक समीकरण क्या हो गई है, संतुलित हो चुकी है। एक तो 3 आएगा, एक 2 आएगा, ठीक है ना। ये रटने नहीं बेटा, सीखने बार बार करोगे ना तो धीरे धीरे आते चले जाएंगे, ठीक है। रब कर दो। अब आपके रासायनिक समीकरण तो संतुलित हो यहां तक। अब हमको क्या है, संतुलित करना है, तो ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन के आगे कितना लगा देते हैं, 6। तो कितने हो गए हाइड्रोजन यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन हो गए। ये टोटल कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 6 6 12, 12 और 2 18। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 है। और वहां पे कितने हो गए, 12 12 और 12 24 24 हाइड्रोजन हो चुके हैं। 24 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 24 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब कितने हो गए, यहाँ पे 12 से गुणा करने के बाद 24 हो गए हाइड्रोजन, 24 हो गए हाइड्रोजन, 24 हो गए। अब बचे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 12 और 12 कितने हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हो गए, 12। और यहाँ पे कितने हो गए, 12 12 और 12 कितने हो गए, 24। यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 6 और 2 8 8 और 6 12 12 हो गए। अब एक चीज बताओ, 12 लेकिन आ कितने रहे, 24। इसका मतलब यदि हम इसको 6 से गुणा कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12। तो कितना आया यहाँ पे, 6 प्लस 12 प्लस 6 कितना, 6 12 18 18 6 24। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। ये हुई कि नहीं हुई रासायनिक समीकरण संतुलित? रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है हमारी, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित हुई है कि नहीं। कार्बन के 6 परमाणु, कार्बन के 6 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, यहाँ पे 12 12 और 12 24। यहाँ पे कितने हो गए, 6 6 और 12 18 18 और 6 24। इसका मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित हो चुके। H2O 24 H2O 12 यहाँ पे हो गया। H2O कितना हो गया, 12 12 यहाँ हो गया, 12 यहाँ हो गया, 12 और 12 कितना हो गया, 24। इसका मतलब क्या है, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो गई। इसका मतलब रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम करते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण हमने संतुलित कर ली। इसके बाद आया संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन शब्द से पता लग रहा है, संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, संयोजन का मतलब कोई चीज जुड़ेगी, जुड़ेगी तो संयोजन होगा। वियोजन का मतलब टूटेगी। ये दिमाग में आ गया। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, शब्द से ही बताऊंगा। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा ये होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ेगी, क्या है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाया जाए, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा बताओ। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक यदि 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, इसका मतलब वियोजित हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं मतलब टूट रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब संयोजन वियोजन आपके समझ में आ गया। संयोजन वियोजन के बाद ये देखो, ये आपको दिए हुए हैं क्या, 2 समीकरण। इन दोनों समीकरणों को छांट के बताओ, इसमें संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया कौन सी है। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या बताई थी, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, एक उत्पाद, तो वे संयोजन कहलाएगी। 2 या 2 से अधिक अभिकारक है, 1 और 2 आपस में जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं, इसका मतलब क्या, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया आपकी क्लियर हुई। इसके बाद ये सूत्र आपने कहा, सूत्र याद करने में दिक्कत आती होगी आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम
हाइड्रो ऑक्साइड। अब एक चीज बताओ, आपने जैसे कोई गांव के बच्चे होंगे तो वो आपने देखा होगा कि घरों को कली से पोता जाता है, कली से, ठीक है, कली से, कली लाते हैं, कट्टे में आती है, उसमें हम डाल देते हैं, उसमें पानी करते हैं, उसमें से ऊष्मा निकलती है। कई कई बार मटकों में करते हैं, उसको मटके में डाल के करते हैं तो मटके ऊष्मा के कारण फट जाता है मटका भी, ठीक है ना, ये आपने सुना होगा या देखा होगा। तो वो क्या होती है, जो कली होती है ना, वो कली क्या होती है, शुष्क चूना कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया, जैसे हम क्रिया किससे कराएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो हमको प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, जो हमको प्राप्त हुई कली, जो लिक्विड प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऊष्मा और प्राप्त हुई साथ में, जो जब वो गर्म हुआ, खड़ी, वो खड़ी थी, वो खदकी, मतलब वो बार बार गर्म हुई, तो उसमें क्या हुआ, ऊष्मा निकली। या आपके समझ में आ गया, सूत्र याद हो जाएगा। ये किसका सूत्र है, कड़ी, किसका है, खड़ी का सूत्र, शुष्क चूना। ये जल उसमें मिलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लियर हो गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया, आपने देखा होगा जब एक हम कली के पोतने के बाद 2-3 दिन बाद हमारा जो मकान है वो चमकने लग जाता है। कैसे चमकता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, किसी भी चीज के पीछे CO2 लग जाए तो उसमें क्या कहते हैं, उसको कार्बोनेट, और HCO3 लग जाए तो वो क्या कहलाता है, बाई कार्बोनेट। आपका क्लियर हुआ है, CO2 लग गया तो कार्बोनेट, H लग गया तो बाइकार्बोनेट। जैसे यहाँ पे कैल्शियम लगा हुआ है और CO3 लगा हुआ है, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे हो जाता H तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्लियर हुआ आपके, यहां तक ये लगाना, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। CO3 ऊष्मा। अब देखो चूना पत्थर बन गया, जो अपनी खड़ी बन गई, अगर उसको हम गर्म कर देते हैं, कभी आपने देखा होगा एक चीज, जब हम कोई दीवार है, दीवार के पास में आग जला देते हो तो उस दीवार का कलर है ना वो हट जाता है उस जगह से। तो हम जैसे ही हमने कैल्शियम कार्बोनेट बना, कड़ी से पोती, और उसके बाद जैसे ये ऊष्मा दी तो वो दोबारा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में परिवर्तित हो गए। ये क्लियर हुआ। अब देखो संयोजन वियोजन अभिक्रिया हो रही है कि हो रही, एक अभिकारक है, 2 उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, ये रहा। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, ये रहा। एक चीज बताऊं आपको, आपने पढ़ा होगा ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, मैं भी को रब करके नहीं बता दूं इसमें ही, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को, ठीक है, इसको रब करता हूं मैं, आप लिख लेना उसको, है ना, वीडियो को पुश करके, और उसमें से आप लिख लेना इन चीजों को। एक होती है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दोनों को आपको बताता हूं, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होगी। ऊष्मा छेपी, नाम से पता लग रहा है, छेपी, छेपित मतलब देने वाले। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा त्यागी, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा त्यागी जाती है या ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा छेपी, मतलब छेपित कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ऊष्मा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, इसका मतलब क्या है, वह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। एक चीज बताओ, इन दोनों में से ऊष्मा छेपी का उदाहरण कौन सा है, ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो ऊष्मा बाहर किस में निकल रही है, इसमें निकल रही है, शुष्क चूने में जल मिलाया, ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही, इसका मतलब ये किसका उदाहरण है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का। ऊष्मा छेपी की परिभाषा समझ में आ गई।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, तो वह क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। एक होती है ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब अवशोषण करने वाली, तो कैसे लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के रूप में ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये एक चीज बताओ, इस वाले में ऊष्मा मिल रही है कि नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट में ऊष्मा दे रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो इसमें उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा ऊष्मा का? इसका मतलब क्या हुआ? ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी समझ में आ गया। ये क्या? ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण हो गया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी भी आपकी क्लियर हो गई। अब इसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, हम संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया दोनों को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमको करना है विस्थापन अभिक्रिया। हम संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया दोनों को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमको करना है संयोजन अभिक्रिया को, और वियोजन अभिक्रिया हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमको पढ़नी है, और हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को कंप्लीट कर चुके हैं, बता दिए मैंने। इसके बाद हमको करनी है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब क्या हुआ? विस्थापन मतलब किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना, वो क्या कहलाता है? विस्थापन। तो इसमें क्या होगा? कोई तत्व एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएगा, वही विस्थापन कहलाएगा। अब द्विविस्थापन मतलब दो तत्व एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, तो इसका मतलब द्विविस्थापन होगा। ये क्लियर हुआ? अगर एक तत्व एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित हो जाता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। और दो तत्व, किसी दो पदार्थों के दो तत्व आपस में आदान प्रदान करके एक दूसरे की जगह पे चले जाते हैं, आदान प्रदान हुआ एक दूसरे का, इससे इसका तत्व यहाँ पे आ गया, इसका तत्व यहाँ पे चला गया, तो ये क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आई? अब आप बताओ मेरे को उदाहरण, ये दो उदाहरण दिए हुए हैं, इन दोनों उदाहरणों में विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है और द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व अपने स्थान को छोड़ के चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फेट SO4। SO4 अगर किसी के पीछे लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। ठीक है, SO4 लग जाए तो इसका मतलब क्या है? सल्फेट। कॉपर के साथ लगा कॉपर सल्फेट, सोडियम के साथ लगा सोडियम सल्फेट, बेरिलियम के साथ लगा तो बेरिलियम सल्फेट। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है? छोटी छोटी बेसिक चीजें, इनको आप नोट कर लेना। ठीक है ना, ये काम आएंगे आपको लिखने में। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया। अब एक चीज बताओ, ये देखो, एक तत्व कॉपर सल्फेट, कॉपर अपनी जगह से विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ? कॉपर अपनी जगह से विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ? कॉपर की जगह पे क्या आ गया? जिंक। अब बेटा एक चीज बताओ, आप पूछोगे कि सर ये कॉपर की जगह पे जिंक क्यों आया? इसका मैं आपको जवाब देता हूं। आपने पढ़ी होगी रासायनिक, एक समीकरण बनती है इस प्रकार से, मैं आपको समीकरण बताऊंगा, ये आपके पार्ट 3 में है। उस टाइम पे आपको रिकॉल कराऊंगा, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जिंक, कॉपर की जगह पे जिंक आ गया था। क्यों आया था मैं आपको ही बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर उसको जैसे ही मैं उसको सारणी को पढ़ाऊंगा तो आपका तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिंक, जिंक जिंक की क्रिया, जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। जिंक अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। एक चीज बताओ, अपन की क्लास में होते हैं, एक तो होता है बच्चा सीधा, एक होता है थोड़ा चंचल टाइप का। तो कोई जगह पे क्या करता है, चंचल टाइप का बच्चा, जो सीधा बच्चा होता है उसको तो उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, खुद उसकी जगह पे आ जाता है। कभी सीधा बच्चा कभी ऐसा करता है कि किसी दूसरे की जगह पे कब्जा कर लिया, कुछ कर लिया, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये क्या करता है
ये तो कर लेता है, तो अधिक क्रियाशील है, इसका मतलब उसमें अधिक क्रिया है, तो उसने ऐसा कर दिया। तो जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, ये बेचारा सीधा है, तो इसको क्या है अपने अपने यौगिक से विस्थापित कर देगा और जिंक इसकी खुद की जगह पे चला जाएगा। विस्थापन हो गया, आ गई विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होगा, तत्व दो तत्व एक दूसरे में आदान प्रदान कर लेते हैं अपना। एक चीज बताओ, यहां पे क्या था, सोडियम सल्फेट और यहां पे बेरिलियम क्लोराइड। देखो सोडियम तो किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ, सोडियम यहां विस्थापित हो गया और बेरिलियम कहां पे विस्थापित होगा, यहां पे हो गया। देखो द्विविस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, ये तो यहां पे चला गया, ये यहां पे चला गया और ये कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। देखा आपने आगे अभिक्रिया में, ये NaCl बना। NaCl क्या होता है, अपन जो घर में नमक खाते हैं ना, नमक NaCl होता है वो बेटा, NaCl होता है वो, नमक खाते हैं, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम, Na से सोडियम, C से क्लोरीन, क्लोरीन Cl से क्लोरीन कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आ गया समझ में, सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक, खाने का नमक अपन का जो आता है ना घर में, NaCl, ठीक है ना। हम पढ़ चुके हैं, अब हमको पढ़ना क्या है, उपचयन, अपचयन और रिडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब रिडक्शन, रिडॉक्स मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया। ये हो गई। अब हमको सबसे पहले पढ़ना उपचयन। उपचयन में होगा क्या, उपचयन, उपचयन देख रहे, उपचयन, उपचयन, उपचयन से ओ से ओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन रहा है, ओ बन रहा है, ओ से, उपचयन के ओ से ओ बन रहा है, क्या बन रहा है, ये ट्रिक है, कोई वो नहीं है, ट्रिक है जिससे क्या उपचयन अपचयन में कभी कंफ्यूजन ना हो। ऊ से क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, अब उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन, उपचयन अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ेगी, उपचयन में क्या होगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, H2O बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी। उपचयन में क्या होगी, उपचयन में O है, O है, O बना देंगे, U से O बन जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी, इसका मतलब क्या है, दूसरा हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। इसके बाद आया अपचयन, अपचयन, अपचयन और उपचयन को समझा रहा हूं मैं आपको। अपचयन, अपचयन में देखो इस A से H बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस H बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यह हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी। अपचयन में क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। अब आपके इससे क्या समझ में आया, कंक्लूजन निकालते हैं। उपचयन, उपचयन का मतलब ऊ से ओ, ऊ से ओ, इसका मतलब ओ आया, इसका मतलब ऑक्सीजन जिस अभिक्रिया में जुड़ेगी वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीजन जुड़ी, इसका मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, इसका मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलने वाली अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद आई अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में A से H बन जाएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगी तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, अभिक्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। अपचयन में हो गया। उपचयन अपचयन समझ में आएगा। अब मेरे को उदाहरण दिए हुए हैं, इनमें से मेरे को बताओ, उपचयन समझ में आएगा, अपचयन समझ में आएगा, उपचयन और अपचयन समझ में आ गई अभिक्रिया। इसके बाद पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन की घटना और अपचयन की घटना दोनों एक साथ संपन्न हो जाती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बार फिर से सुन लो, रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन की घटना और अपचयन की घटना, उपचयन और अपचयन की घटना दोनों एक साथ संपन्न हो जाती है, वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन की घटना क्या होती है, उपचयन की घटना होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। या तो हमको ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिख जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब उपचयन होगा, या हमको हाइड्रोजन बाहर निकलता हुआ दिख जाए तो उपचयन होगा। अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिखाई दे जाए
और ऑक्सीजन बाहर निकलता हुआ दिखाई दे जाए तो वह अपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी। उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स क्लियर हो गए आपके। अब आप इनको देखो, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले वाले में क्या हो रहा है, क्या है, उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही होगी, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, कॉपर यहाँ पे अकेला था, यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन जुड़ गई है इसमें, इसका मतलब क्या होगी, उपचयन की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। और यहां पे क्या है, ये यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन बाहर निकले या हाइड्रोजन जुड़े, देखो बताओ, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या थी, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन बाहर निकली कि नहीं निकली, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बाहर निकली, इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या होगी, अपचयन की अभिक्रिया होगी, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, अपचयन, अपचयन। ये आपकी क्लियर हो गया। अब मेरे को यहां पे बताओ, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से क्या यहाँ पे कॉपर बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन बाहर कौन सी अभिक्रिया में निकलती है, अपचयन की अभिक्रिया में निकलती है, तो अपचयन की अभिक्रिया हो गई। यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मतलब ऑक्सीजन कब जुड़ती है, यहाँ पे हाइड्रोजन थी, यहाँ पे क्या है, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन कौन सी अभिक्रिया में जुड़ती है, उपचयन की अभिक्रिया में, इसका मतलब उपचयन की अभिक्रिया हो गई। उपचयन की अभिक्रिया में इस उदाहरण को लिख देंगे, अपचयन की अभिक्रिया में इस उदाहरण को लिख देंगे, और रेडॉक्स की अभिक्रिया में यही उदाहरण है, यही उदाहरण है, बस बताना है इस जगह पे अपचयन हो रहा है, इस जगह पे उपचयन हो रहा है। ठीक है, आपके क्लियर हुआ माइंड में अपचयन और उपचयन की घटना। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं, आपके समझ में आया। अवक्षेपण अभिक्रिया को समझेंगे, संक्षारण को समझेंगे, विकृत गंधिका को समझेंगे। ठीक है ना, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, इन सभी अभिक्रियाओं को मैं पहले के पार्टों में समझा चुका हूं। अब हम पढ़ रहे हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण शब्द देखो क्या लिखा हुआ है, अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब क्षेपण, मतलब कोई चीज क्षेपित हो जाएगी, मतलब नीचे दब जाएगी। ये अवक्षेपण होता क्या है, अवक्षेपण सरल भाषा में समझाता हूं। आपने कभी देखा है पानी में हम मिट्टी घोल देते हैं, मिट्टी घुल गई पानी में, पानी में मिट्टी घुल गई, एक टाइम तक घोलते हैं, उस टाइम पे तो मिट्टी कण और पानी एक दूसरे से मिले होते हैं, लेकिन उसको 1-2 घंटे के बाद अगर हम उसको रोक दें घोलना, 1-2 घंटे के बाद मिट्टी नीचे जम जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, तो जो मिट्टी नीचे जमी है ना, उस मिट्टी को ही अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना, आगे समझ में अवक्षेपण। अब देखो हमको क्या करना है, अवक्षेपण अभिक्रिया समझ में आई, अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा बताता हूं आपको। आपको थीम तो समझ में आ गई किस प्रकार से अवक्षेपण होता है, अब मैं परिभाषा बताऊं। जब 2 या 2 से अधिक विलेय अविलेय पदार्थ आपस में कुछ क्षण के लिए घोल दिए जाते हैं, कुछ क्षण के लिए घोल दिए जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद कुछ समय पश्चात उनमें से कोई पदार्थ का अवक्षेप, कोई पदार्थ नीचे तलहटी में जम जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण। तलहटी में जमे हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप, और इस अभिक्रिया जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। आ गई समझ में आपके, अवक्षेपण अभिक्रिया क्लियर हो गई। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया को हम इससे रासायनिक अभिक्रिया से समझते हैं। AgNO3, Ag को मतलब AgNO3, NO3 में NaCl, इसका मतलब क्या, एक्वस, एक्वस मतलब द्रवित अवस्था में, ये क्या है, द्रवित अवस्था में, इसका मतलब ये भी द्रवित अवस्था में, एक्वस। सॉलिड, एस का मतलब सॉलिड, मतलब सॉलिड अवस्था में, ये एक्वस अवस्था में, ये भी द्रवित अवस्था में, मतलब घुली हुई पानी के साथ घुली हुई अवस्था में है वो। आ गया समझ में, इनका मतलब समझ में आएगा, एक्वस, एक्वस, ये सॉलिड, ये एक्वस। अगर एल आ जाता तो लिक्विड। आप बोलोगे सर ये लिक्विड और एक्वस में क्या संबंध, क्या फर्क है, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड वह होता है, लिक्विड को मैं समझाता हूं, लिक्विड मतलब द्रव, द्रव अवस्था वह होती है जो कोई पदार्थ
अपनी मूल अवस्था मतलब स्वयं, जैसे सोना है, सोने को पिघला दिया जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, तो उसमें सोना ही तो मौजूद है, तो वो क्या है, लिक्विड अवस्था। और एक्वस अवस्था, एक्वस अवस्था उसे कहते हैं जैसे चीनी में पानी घोल दिया, मतलब पानी के साथ घुली हुई अवस्था को तो एक्वस अवस्था कहते हैं। और लिक्विड अवस्था में खुद पदार्थ जब द्रवित अवस्था में आ जाता है उसे लिक्विड अवस्था कहते हैं। ये आपके समझ में आ गया एक्वस और लिक्विड का मतलब। अब हम देखते हैं AgNO3, AgNO3 की सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या कहते हैं, Ag को क्या कहते हैं सिल्वर, इसको क्या कहते हैं नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया नमक, NaCl मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, नमक जो हमारा खाने वाला है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के साथ कराने पर हमें सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का विलयन मिलता है। ये आ गया आपके समझ में। जब AgNO3 हमको लिक्विड अवस्था मिला हुआ है, लिक्विड मतलब एक्वस अवस्था में घुली हुई अवस्था मिला हुआ है, अब हमको क्या करनी है, इसमें से चांदी बाहर निकालनी है। तो चांदी क्या करें, हमको पता है सभी क्रिया के बारे में, हम इसमें अगर नमक डाल देंगे तो क्या करेगा, AgCl के साथ क्रिया करके नीचे बैठ जाएगा, और जो Na सोडियम और NO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप के रूप में ऊपर आ जाएगा। जैसे हम इसको बाहर निकाल देंगे, नीचे अवक्षेप को इकट्ठा कर लेंगे, हमारे पास चांदी आ जाएगी। ठीक है ना, तो आपके अवक्षेपण अभिक्रिया समझ में आ गई। अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद बता रहा हूं मैं संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण को समझिए। संक्षारण शब्द से पता लगा, संक्षारण, क्षरण, क्षरण मतलब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, खत्म हो रहा है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, कभी आपने देखा होगा कि दीवारें होती है, पास में अगर पानी बह रहा है, लगातार पानी भर रहा है, दीवारें धीरे धीरे झड़ने लगती है। ठीक है ना, तो इसकी क्या होगी, धीरे धीरे खत्म हो रही है, संचारित हो रही है, खत्म हो रही है। अगर हम रोकथाम नहीं करेंगे तो दीवार गिर जाएगी। जैसे हमारा लोहे की वस्तु कोई वातावरण में खुली अवस्था में पड़ी हुई है तो वो क्षय होने लग जाती है, उस पर जंग लगना चालू हो जाती है। चलो ये भी बात सही है। अब हमको आगे चलना है। अब संचारण की अभिक्रिया, आपके संचारण की थीम समझ में आ गई दिमाग में, क्या होता है संचारण, धीरे धीरे वस्तु क्षय होती जाएगी, उसको संचारण कहते हैं, खत्म होती जाएगी। अब संचारण तो हमने पढ़ लिया, अब संचारण के बारे में परिभाषा बताता हूं, परिभाषा को लिख लो। संचारण भय रासायनिक अभिक्रिया, भय रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल, क्षार या नमी की उपस्थिति में, अम्ल, क्षार या नमी की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ संक्षरित होने लगता है, क्षरित होने लगता है, क्षरित ऐसे लिख देना, क्षरित, जब कोई पदार्थ धीरे धीरे क्षरित होने लगता है, खत्म होने, क्षरित का मतलब खत्म होने लगता है। ठीक है ना, खत्म होने लगता है, क्षरित होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो उस अभिक्रिया को, उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आ गया समझ में संक्षारण की परिभाषा, आप इसको लिख लेना संक्षारण परिभाषा को। अब चलो संक्षारण की परिभाषा तो हमारे समझ में आ गई। अब सर इस संक्षारण को रोके कैसे, रोके कैसे, चलो तो इसको रोकने की प्रक्रियाएं देखते हैं। अब देखते हैं हमारे आसपास, देखते हैं कि हम संक्षारण को रोकना है। संक्षारण को रोकने के लिए सबसे पहले जैसे पत्थर है, अभी पत्थर वाला उदाहरण दिया था, पानी बह रहा है तो उसको क्या नाम, पानी बह रहा है वहां के आसपास से, उसकी जड़ों में पानी जा रहा है, धीरे धीरे पानी ऊपर आया तो धीरे धीरे वो दीवार खराब होने लगती है, तो ये क्या होता है, संक्षारण होने लगा। अब क्या करें, यदि हम पानी को उस जड़ में जाने से रोक दें तो संक्षारण की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो बस हमको यही काम करना पड़ेगा उस जगह पे। जैसे लोहे का उदाहरण दिया मैंने, लोहे पे जंग लग रही है, चलो मैं इसको आपको समझाता हूं। लोहे पे जंग लगने को, लोहे पर जंग लगने को मैं आपको समझाता हूं। जैसे लोहे पर जंग लगने के किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, लोहे की, ऑक्सीजन की, लोहे की, ऑक्सीजन की, जल की, जल मतलब नमी की, तब क्या बनता है, Fe3O4 प्लस ये क्या है, जंग लगा हुआ लोहा प्लस H2, नमी अवस्था में रहता है, H2 प्राप्त होता है। ये जंग लगी है। अब लोहे पर जंग लग रही है, यदि ये अभिक्रिया संपन्न करानी है हमको, तो हमको लोहा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जल चाहिए।
ये तीनों चीज चाहिए। यदि इसमें से हम ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या ये अभिक्रिया हो जाएगी? नहीं होगी। तो ऑक्सीजन हटाने की क्या क्या प्रक्रिया है, ऑक्सीजन को हम कैसे कैसे हटा सकते हैं? या तो हम पुताई कर देंगे जिसके कारण प्लास्टिक पेंट से, जिसके कारण वायु उसमें अंदर नहीं जाएगी प्लास्टिक पेंट के कारण, तभी तो हम लोहे की वस्तुओं पे अपन वो करते हैं पुताई, तो अंदर नहीं जाएगी। अंदर नहीं जाएगी तो क्या होगा? तो जंग नहीं लगेगी हमारी। H2 या H2O को हटा दे, पुताई कर देंगे तो जल नमी अंदर नहीं जाएगी तो जंग नहीं लगेगी। या क्या करते हैं हम, ग्रीस लगा के पोत दे। ठीक है, हम जानते हैं कि लोहे पे जंग लग जाती है लेकिन जस्ते पे जंग नहीं लगती है। जस्ते पे जंग नहीं लगती है, जस्ते पे जंग नहीं लगती है तो हम क्या, यशद लेपन कर देते हैं। यशद लेपन का मतलब क्या होता है? यशद लेपन, यशद लेपन, लेपन मतलब लेप करना, लेपन, लेपन मतलब लेपना, मतलब उसके ऊपर कुछ चढ़ाना। लेपन से समझ में आया? यशद लेपन, लेपन का मतलब कुछ उसके ऊपर चढ़ाना। यशद लेपन की प्रक्रिया, जब लोहे की वस्तु पे जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जस्ते की परत, जस्ते की परत, जब लोहे की वस्तु पे जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यशद लेपन। आपके यशद लेपन समझ में आ गया होगा। यशद लेपन के बाद बताता हूं मैं आपको, यशद लेपन करके भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। अब हम किस तरीके से रोकते हैं? मिश्र धातु बनाकर। आपने मिश्र धातु बनाकर कैसे? हम जानते हैं तांबे में भी जंग लग जाती है, तो हम जानते हैं पीतल, देखा पीतल आपने? पीतल, पहले पीतल के बर्तन चलते थे, पीतल। पीतल में दो धातु, पी से पीताजी, ये ट्रिक है बेटा, ट्रिक। ठीक है, पी से पीतल, ता से तांबा, जैसे जस्ता। ठीक है ना, पी से पीतल, पीतल में क्या क्या होता है? तांबा प्लस जस्ता। तांबे और जस्ते को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमको क्या प्राप्त होती है? पीतल प्राप्त होती है। अब पीतल कैसी धातु है? मिश्र धातु। मिश्र धातु समझ में आई? मिश्र धातु, आपको मिश्र धातु की परिभाषा बताता हूं। जब कोई दो भिन्न धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो उससे बनने वाली धातु मिश्र धातु होती है। जैसे हमारा सोना, सोना होता है, सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन 24 कैरेट होता है ना इसमें, 24 कैरेट, 24 कैरेट, कैरेट में नापने, सोने का मात्रक क्या है? कैरेट। ठीक है ना, 24 कैरेट। अब 24 कैरेट का सोना, कोई भी अगर कोई भी कह दे कि 24 कैरेट का सोना है, 24 कैरेट का सोना कभी हो नहीं सकता, उसका गहना नहीं बनेगा। 24 कैरेट के सोने का गहना कभी नहीं बनता है। 22 कैरेट के सोने का गहना बनता है 22 कैरेट का, और उसमें 2 कैरेट क्या होता है? कैरेट तांबा। 2 कैरेट क्या होगा? तांबा। ठीक है, 22 कैरेट तो सोना होगा, 2 कैरेट क्या होगा? तांबा। यह आपके समझ में आ गया? ठीक है, इस प्रकार से 22 कैरेट सोना होता है और 2% कितना होता है? तांबा। यह आपके समझ में आ गया? मिश्र धातु समझ में आ गई। मिश्र धातु के बाद क्या है? एनोडीकरण। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं, एनोडीकरण समझाता हूं मैं आपको। एनोडीकरण, एनोडीकरण आपने देखा है? एनोडीकरण समझा दो। एनोडीकरण में आपने देखा है कभी? एल्युमिनियम के बर्तन हम शुरू शुरू में घर पे लाते हैं तो वो सफेद होते हैं, बिल्कुल सफेद जक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उनमें भोजन बनाना चालू कर देते हैं तो नीचे नीचे कठोर परत से जम जाती है, काले काले रंग की काली परत जम जाती है, काली परत जम जाती है। काली परत जम गई, मान लिया सर काली परत जम गई, मान लिया कि हमने देखा है काली परत जम गई। अब ये काली परत को आप देखना किसी चीज से खुरच के, वो खुरचेगी नहीं, मतलब वो निकलेगी नहीं उससे। और हम एल्युमिनियम को जब नया लाते हैं तो उसको हम किस चीज से वो रगड़ देते हैं तो एल्युमिनियम थोड़ा थोड़ा छूटने लग जाता है। तो एल्युमिनियम की जब ऑक्सीजन, एल्युमिनियम लाए और हमने उसको गर्म किया, ऑक्सीजन वातावरण में होती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बना लेती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगी तो हमको क्या प्राप्त होगा? उसको कहते हैं एनोडीकरण। यह आ गई समझ में आपके? एनोडीकरण आ गया। यह सतलेपन आपको समझा दिया, जस्ते की परत, मिश्र धातु जो अलग अलग प्रकार की धातुओं को मिलाने पर एनोडीकरण, एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन की परत चढ़ने के बाद वो कठोर हो जाती है, एनोडीकरण कहलाता है।
ये आपको समझा दिया संचरण FeO2 प्लस H2O, आयरन ऑक्सीजन प्लस H2O Fe3 प्लस H2O। ये आपके समझ में आ गया। ये जंग लगे लोहे की, जंग लगा हुआ लोहा, जंग लगा हुआ लोहा, ये क्या है, जंग लगा हुआ लोहा। अब समझते हैं हम विकृत गंधिता। रब कर दो इसको, आप लिख लेना। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होती है? कुछ शब्द से लग रहा है गंधिता, गंधिता मतलब गंदगी, गंधी, गंदी, गंधी, आपके समझ में आ रहा है? गंधी, गंदी, कुछ गंदी गंदी सी चीज हो, गंदी वास या स्मेल कुछ भी आई तो गंदी, विकृत गंधी। आपने ये देखा है कहीं? बोलोगे सर हमने ये चीज पता नहीं, कोई बोलेगा हाँ देखिए, तो मैं बताता हूं आपको जिन्होंने नहीं देखी है विकृत गंध का। आपने कभी जो अपन का चिप्स का पैकेट आता है उसमें अगर हवा भरी, आप कैसा पैकेट लेके आते हो वहां से? हवा भरा हुआ, वायु से फूला हुआ या वायु से निकला हुआ? सर हम तो वायु से भरा हुआ लेके आते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा होती है। नहीं, वो ज्यादा के लिए नहीं होती बेटा, मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लाते हैं? वायु से भरा हुआ। यदि हमने कभी, आपने देखा हो वायु से, कभी कभार दुकानदार हमको वायु निकला हुआ पैकेट दे देता है, तो उसकी चिप्स अगर वो 1 महीने या 15 दिन पुराना वायु से निकला हुआ पैकेट है तो उसकी चिप्स में स्मेल हो जाएगी, खाने में स्वाद में खराब लगेगी और उसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल आएगी। ये स्मेल क्यों आ रही है? क्योंकि तेलीय पदार्थ, विकृत गंधी का परिभाषा बता रहा हूं, जब तेलीय पदार्थ ऑक्सीजन से जब तेलीय पदार्थों को वातावरण में रखा जाता है तो उनमें गंध उत्पन्न हो जाती है। ये गंध उत्पन्न क्यों होती है? जब तेलीय पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाता है तो उनमें गंध उत्पन्न हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता की पूरा समझ में आ गई। तेलीय पदार्थ जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं तो उन पदार्थों में गंध उत्पन्न हो जाती है। इस गंध को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता की परिभाषा क्लियर हो गई। अब विकृत गंधिता होती है तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या करते हैं? जैसे उसमें क्या डालते हैं हम? चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी होती है वो कौन सी गैस होती है बेटा? इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। सर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी उसमें? हमको पता है तेलीय पदार्थ वसा की उपस्थिति में क्या कर जाते हैं? तेलीय पदार्थ वसा की उपस्थिति, तेलीय पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर जाते हैं? क्रिया कर जाते हैं, जिससे विकृत गंधिता उत्पन्न होती है। यदि हम ऑक्सीजन को ही ना छोड़े तो ऐसा संभव है? हमने पैकेट बंद किया और उसमें ऑक्सीजन ना रहे, वातावरण में ऑक्सीजन, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जाएगी, विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या करती हैं कंपनियों को पता है नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, NO2 बना लेती है, NO3 बना लेती है, ठीक है, NO2 NO3 ये बना लेती है। तो ये बन जाएगी तो ऑक्सीजन उसके अंदर रहे। अगर थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन होगी तो उनसे नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइट इस प्रकार से बना लेगी। अब बना लेगी तो उसमें क्या है, कुछ भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएगी तो विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं हो पाएगी, गंधिता उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे चिप्स की पैकेट, बोलते हैं ना हम चिप्स के पैकेटों को अरे इतना फूला हुआ है और उसमें इतनी सी चिप्स निकली है, कि हमको धोखा देने के लिए बनाया। धोखा देने के लिए नहीं किया गया बेटा, ये किया गया है जिससे उसमें क्या, विकृत गंधिता उत्पन्न ना हो। विकृत गंधिता आपकी समझ में आ गई, अवक्षेपण आपके समझ में आ गया, संक्षारण आपके समझ में आ गया। अब हम करेंगे बुक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों को समझेंगे सबको, ठीक है? क्लियर हो गया आपके? फर्स्ट कि सभी बेसिक चीज को पढ़ चुके हैं, अब हम किताब के अंदर के क्वेश्चनों को कर रहे हैं, उनको मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? एक चीज बताओ, यदि कोई चीज साफ नहीं की जाएगी तो उसमें अशुद्धियां उपस्थित होंगी, और हम इसको जला क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त हो सके, इसलिए क्या हम जला रहे हैं इसको।
तो अगर इस पे अशुद्धि के साथ जला दे तो हमें अशुद्धि भी प्राप्त होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको रेगमाल से घिसते हैं। रेगमाल से घिसेंगे क्योंकि ये धातु है, इसके बाद में खुरदरे खुरदरे बन जाते हैं थोड़े स्पोट स्पोट से, उनको जलाने में भी आसानी होती है। चिकनी सतह की अपेक्षा खुरदरी सतह आसानी से जल जाती है, ठीक है। तो हम जलाते हैं, ये क्या करती है, आसानी से जल भी जाती है रेगमाल से घिसने पर। इसलिए हम क्या करते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेगमाल को साफ कर देते हैं। इसके बाद ये रासायनिक समीकरण हमको संतुलित करनी है। यूनिट फर्स्ट में रासायनिक समीकरण संतुलित करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको ठीक से समझिए। हाइड्रोजन मतलब H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करेंगे तो HCl बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के नीचे कितना लगा है, 2, तो इसके परमाणु कितने हैं, 2। क्लोरीन कितने परमाणु है, 2, क्योंकि इसके नीचे 2 लगा हुआ है, क्लोरीन परमाणु हो गए 2। यहाँ हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 1, क्लोरीन का 1। 2 करने के लिए क्या करें, हम इसको 2 से गुणा कर दें, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। अब ये क्या, बेरिलियम क्लोराइड, ये एल्युमिनियम सल्फेट, ये बेरिलियम सल्फेट, ये एल्युमिनियम क्लोराइड। सबसे पहले बेरिलियम कितना, 1, तो बेरिलियम 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद Cl2, क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 3, तो कभी यहाँ पे 3 हो सकता है, ये विषम संख्या में, ये सम संख्या में, विषम संख्या में कभी बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो पाएंगे। गुणा 2 सम संख्या से गुणा करने, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 6, और इसको भी हम किससे गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6। बेरिलियम के 3 हो गए, क्लोरीन के 6 हो गए। एल्युमिनियम के यहाँ पे कितने हो गए, 2, तो एल्युमिनियम के यहाँ 2 हैं। सल्फेट के कितने हो गए, 3, सल्फेट का कितना, 1, तो हमको क्या करना है, 3, तो सल्फेट के 3 कर दिए। अब यहाँ पे देखो, बेरिलियम के 3, सल्फेट के 3, सल्फेट के 3। पता कैसे लग रहा है इनका, देखो क्लोरीन के नीचे कितना है, 2, बेरिलियम के नीचे कितना, 1, इसके नीचे कितना है, 2, इसके नीचे कितना है, 3, तो इसके परमाणु 2, इसके परमाणु 3, इसके परमाणु कितने हुआ, 1, इसका परमाणु कितना, 1, इसका कितना, 1, इसके कितने, 3। अब बताओ मेरे को, 1 को 3 से गुणाएंगे, 3 परमाणु हो गए, बेरिलियम के 3 परमाणु, यहाँ पे 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 परमाणु, बेरिलियम संतुलित हो चुका है, संतुलित हो चुकी है। क्लोरीन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, और 1 पहले से 6 परमाणु। क्लोरीन के परमाणु यहाँ पे 3 परमाणु, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6, तो इसके 6 परमाणु हो गए। इसके बाद एल्युमिनियम के कितने परमाणु, 2, एल्युमिनियम के कितने परमाणु है, 2, SO4 3, एल्युमिनियम के 2 हैं, और सल्फेट के कितने, 3, एल्युमिनियम के यहाँ देखिए 2, 1 से गुणा किया, सल्फेट के कितने, 1 गुणा 3, 3। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद Na+H2O, सोडियम और हाइड्रोजन, जल की क्रिया, तो देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 3, तो विषम है तो सम में करने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो गए 2 और 2 4, तो इसको भी 2 कर देते हैं, तो यहाँ कितने हो गए, 2 और 2 4, यहाँ हो गए ऑक्सीजन 2, यहाँ पे हो गए ऑक्सीजन 2, सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, तो सोडियम के कितने परमाणु हो गए, 2। एक चीज आप सोच रहे होंगे मन में, मैं इसको रब कर दूंगा, आप इसको इस वाले को लिख लो, पोस्ट करके वीडियो को लिख लो, मैं अभी इसको समझाता हूँ थोड़ा सा और। एक चीज बेटा, आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर ये बेरिलियम के साथ 2 परमाणु क्लोरीन के यहाँ क्यों जुड़े, यहाँ पे 3 क्यों जुड़े, यहाँ पे 2 क्यों जुड़े, यहाँ पे 3, ये ऐसे कैसे जुड़ रहे हैं सर, इनको मैं समझाऊं, आपको समझना है, चलो मैं आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो, बेरिलियम धातु है, क्षारीय मृदा धातु, जिसपे कितना परमाणु प्लस का होता है, प्लस का 2। क्लोरीन पे कितना होता है, माइनस का 1। एल्युमिनियम पे कितना होता है, प्लस का 3, धातु है। सल्फेट पे कितना होता है, SO4 पे -2। यहां तक क्लियर हो गया आपके। बेरिलियम पे कितना होता है, प्लस का 2। SO4 पे कितना होता है, -2। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, प्लस का 3 एल्युमिनियम पे, और क्लोरीन पे -1। यहां तक क्लियर हुआ। ये इन पे क्या होते हैं, आवेश होते हैं। धातु अधातु इस प्रकार से आवेश होते हैं। धातु जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, माइनस आवेश है, माइनस आवेश है, तो उस पे माइनस आवेश त्याग दिया तो प्लस आवेश हो जाएगा उसके ऊपर।
देखो यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस इस प्रकार से है। अब एक चीज बताओ मेरे को कि ये क्या है, कैसी अवस्था में, उदासीन अवस्था में, प्लस से माइनस कट रहा है, माइनस प्लस। अगर यदि हम यहां से माइनस को हटा दें तो इस परमाणु में 2 प्लस 1 माइनस, इसका मतलब क्या होगा, ये परमाणु प्लस अवस्था में होगा। यदि एक प्लस है, एक माइनस है, 2 माइनस है, इसका मतलब 2 माइनस है, इसका मतलब एक को उदासीन कर रहा है, लेकिन इस पे कितना आवेश होगा, माइनस आवेश। प्लस माइनस आवेश कैसे आते हैं पता लग गया। इसका मतलब एक प्लस आवेश कैसे आया, इसका मतलब क्या हुआ, एक प्लस की कमी आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें प्लस आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल गया, माइनस आवेश यहां से बाहर निकला, तो क्या बचे, 2 प्लस बच गए, तो क्या हुआ, प्लस आवेश आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे माइनस आवेश हो गया, प्लस माइनस आवेश आ गया। प्लस आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। माइनस आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपकी। प्लस आवेश कब आता है किसी धातु में, जब वे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। माइनस आवेश कब आता है, जब वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। आ गया समझ में, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो पाता है। ये क्लियर हो गई चीज। बेरिलियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम और सल्फेट, यहां तक क्लियर हो गए। अब देखो बेरिलियम पे कितना, और ये क्या उदासीन अवस्था में होते हैं। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है प्लस के, तो यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तभी तो ये 2 होंगे। तो प्लस का 2 माइनस का 2 संतुलित हो गए 0। इसका मतलब क्लोरीन के कितने परमाणु लेने होंगे, BaCl2 प्लस का 2, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये क्लियर हो गया, प्लस का 2 BaCl2 किस प्रकार से आया। अब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे कितना आवेश है, प्लस का +3। सल्फेट में आवेश कितना है, -2। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है 2 का, यहाँ पे +3 है, -2, चल सकता है काम, नहीं चल सकता। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे हो जाएगा -6, 0 आ जाएगा। तो इसके कितने, एल्युमिनियम के कितने परमाणु हो गए, 2, और सल्फेट के कितने परमाणु हो गए, 3। ये क्लियर हुआ कैसे आया ये, एल्युमिनियम और ये सल्फेट। ठीक है, इसके बाद हम बेरिलियम पे चलते हैं। बेरिलियम पे कितना आवेश, +2, सल्फेट पे कितना आवेश, -2, प्लस माइनस उदासीन हो गए, कुछ नहीं लगा। इसके बाद है एल्युमिनियम, +3 -3, +3 का मतलब -3 का मतलब +3, एल्युमिनियम के कितना आवेश, प्लस, इसके ऊपर माइनस आवेश हो गया। अब इसको माइनस को कितना गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करने पड़ेगा, तभी तो ये +3 और -3 0 करेंगे एक दूसरे को, तो इसका मतलब क्लोरीन के कितने परमाणु होंगे, प्लस माइनस का 3 परमाणु होंगे। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया आपके कैसे लिखते हैं इसको, ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे प्रकार से बताया आपको। ठीक है ना, अब चलते हैं हम आगे। वैद्युत अपघटन के द्वारा जल को उसके अवयवों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ा जाएगा उसको मैं बताता हूं आपको। जल को वैद्युत अपघटन के द्वारा, वैद्युत अपघटन मतलब इसमें वैद्युत प्रवाह होगी, तो वैद्युत प्रवाह होगी तो एक पर हाइड्रोजन, एक पर ऑक्सीजन, किस पे हाइड्रोजन आएगा, किस पे ऑक्सीजन आएगा, इसको हम आगे करेंगे। जब भी आपको वैद्युत अपघटन दिख जाए तो उसमें एक तो होगा एनोड, एक होगा कैथोड। ये दोनों चीज आई समझ में, एनोड कैथोड। एनोड किसको कहते हैं, जहां पे प्लस होगा, प्लस वाला तार, वो क्या होगा, एनोड, और माइनस वाला तार कैथोड। ये समझ में आ गया। बैटरी लगेगी, एक प्लस बैटरी में एक प्लस साइड होती है, एक माइनस साइड होती है। प्लस वाला एनोड कहलाता है, माइनस वाला कैथोड कहलाता है। एक चीज आप लोग जानते होंगे, विपरीत चिन्ह की चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और समान चिन्ह की चीजें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जैसे प्लस माइनस को आकर्षित करेगा, ये विपरीत चिन्ह है, प्लस माइनस आकर्षित कर रहे हैं, और विपरीत चिन्ह तो आकर्षित करेंगे और समान चिन्ह प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे माइनस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। आपने देखा है ये चीज, चुंबक में देखा है, ध्रुव चुंबक में आपने देखा होगा, चुंबक तो बहुत देखी है ना, एक देखा होगा दक्षिण ध्रुव, एक उत्तर ध्रुव। देख तो पाते नहीं कौन सा दक्षिण है कौन सा ध्रुव है, उसको हम दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव का इस प्रकार पता लग सकता है, यदि हम उसको वायु में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें
तो जो उसके ध्रुव हैं उत्तर दक्षिण दिशा में जाके रुक जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे हम उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव का पता लगा सकते हैं। यदि समान ध्रुवों को पास लेके आएंगे, चुंबकों को समान ध्रुवों को पास लेके जाएंगे तो चुंबक एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगे। यदि विपरीत चिन्हों को पास में लेके जाएंगे, एक बगल से नॉर्थ एक बगल साउथ, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चुंबक का देखा, इसी प्रकार से प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये चीज हो गई कंफर्म आपके लिए, ये लिख लिया आपके समझ में आ गई, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हाइड्रोजन पे कैसा आवेश होता है, प्लस। ऑक्सीजन पे कैसा आवेश होता है, माइनस। हाइड्रोजन पे कैसा आवेश होता है, H प्लस। ऑक्सीजन पे कितना होता है, माइनस आवेश। अब एक चीज बताओ, एनोड क्या है, प्लस। कैथोड क्या है, माइनस। यह है प्लस, यह है माइनस। अब माइनस प्लस वाले पे माइनस वाली चीज जाएगी, इसका मतलब एनोड पे क्या इकट्ठी होगी, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस होगी। और देखो प्लस वाला, ये माइनस पे क्या है, कैथोड। कैथोड पे कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। आपको पता लग गया इस चिन्ह में, हाइड्रोजन गैस पे प्लस आवेश तो कैथोड पे माइनस आवेश, तो हाइड्रोजन गैस को आकर्षित करेगा कैथोड, तो कैथोड पे हमको कौन सी गैस प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे प्लस आवेश और ऑक्सीजन पे माइनस आवेश है, इसलिए प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसलिए एनोड पे हमको मिलेगी ऑक्सीजन गैस। यह आपके समझ में आ गया। वैद्युत अपघटन, वियोजन समझ में आ गया। वैद्युत अपघटन के द्वारा जल का कैसे ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, कैसे हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है, आपका क्लियर हुआ। इसमें केवल यह आपको एनोड का ध्यान रखना है, कैथोड का ध्यान रखना है, कैसा आवेश होता है। हाइड्रोजन पे आवेश पता होना चाहिए, ऑक्सीजन पे पता होना